सो हेलो एवरीवन, आज हम अपना क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से आपको सीबीएसई के अंदर क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। सीबीएसई के अंदर यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको यहाँ पर 3 रीजन बताने हैं इन फॉलोइंग फैक्ट के। और क्या क्या इसके अंदर रीजन है, अगर रीजन देखें तो पहला रीजन क्या है कि पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि सल्फर इज अ नॉन मेटल। अब सल्फर आपका एक नॉन मेटल कैसा है, आपको इसके लिए आपको यहाँ पर रीजन देने हैं। तो अगर आपको पता हो तो सल्फर को हम एक नॉन मेटल की कैटेगरी में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, पहला अगर मैं रीजन दूं कि सल्फर आपके हीट को कंडक्ट नहीं करता, मतलब कंडक्ट करता है, बहुत पुअरली कंडक्ट करता है। आपके हीट को कंडक्ट नहीं करता और आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। समझ में आ गया? तो पहला रीजन यही है कि सर आपके हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, जो कि मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि इन दोनों को कंडक्ट करना। ठीक है। अगली चीज, ये तो आपका ना तो मेलेबल होता है ना तो डक्टाइल होता है। ना तो ये आपका मेलेबल होता है और उसके साथ साथ ये आपका डक्टाइल भी नहीं होता है। सर ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा है मेरे से मेटल एंड नॉन मेटल्स में कि मेलिएबल क्या होते हैं, डक्टाइल क्या होते हैं। तो नॉन मेटल है तो मतलब इन दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी आपकी शो नहीं करता। समझ में आ गया? तो पहला, दूसरा और 3 इसके रीजन होगा। आप ये 3 रीजन यहाँ पर बोल सकते हैं। अगर अगली बात करें कि मैग्नीशियम एक मेटल है, क्या है, तो इसके अंदर आप क्या बोलोगे कि सर मैग्नीशियम क्या करता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी को आपके कंडक्ट करता है। दूसरी चीज, सर आपकी हीट को कंडक्ट करता है। और तीसरी चीज, सर ये आपके मेलेबल भी होता है और डक्टाइल भी होता है। तो यहाँ पे जो आपने यहाँ पर पॉइंट बोले नॉन मेटल्स में कि भैया ये वाली चीजों को तीनों को कंडक्ट नहीं करता, यहाँ पर मैग्नीशियम आपका इन तीनों को कंडक्ट करेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन लिखा है कि वन ऑफ द रीजन मस्ट बी सपोर्टेड विद द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन से भी आप यहाँ पर आराम से देख सकते हो क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके इसकी बात करूं, इसकी सल्फर की बात करूं, तो आपने सल्फर को अगर आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ बन जाता है आपका सल्फर डाई ऑक्साइड। फिर आपने क्या करा, अगर इसकी आपने इसको आपने सोचा कि मैं किसकी क्या कराऊं, हाइड्रोलिसिस कराऊं यानी पानी के साथ रिएक्ट कराऊं, तो यहाँ पर क्या बन जाता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड बनता है, सॉरी, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनता है। और अगर इस एसिड की बात किया जाए तो इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। अगर आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो कि अगर किसी भी आपके मेटल को अगर हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, आपके किसके साथ रिएक्ट कराते हैं बेटा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं। अगर ये बात मैंने आपको बताई थी कि अगर हम किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहां पर जो भी कंपाउंड बनता है, यानी मेटल आपके जो कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, MOB, मतलब मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। और फिर इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर आप क्या कीजिए, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, तो आपको यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिल जाएगा। तो जो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको देखने को मिला है, इसका नेचर कैसा होता है, आपका एसिडिक नेचर का होता है। तो ये बात ध्यान रखना कि जो मेट सॉरी इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। ये कैसा होता है आपका, बेसिक नेचर होता है। तो जो मेटल आपके ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। और अगर मैं इनकी बात करूं आपके मेटल्स की, तो यहाँ पे मेटल्स के अंदर मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम जब आपका हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है तो इसका नेचर कैसा आ रहा है, बेसिक, मतलब ये हम जो शुरू में लेके चले थे वो क्या था, मेटल। यहाँ पर अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर के अंदर जो नेचर आ रहा है वो आ रहा है एसिडिक, मतलब जो सल्फर था वो कैसा था आपका, नॉन मेटल था। तो इसके अंदर आपके काफी ज्यादा 2 या 3 कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर यूज हुए हैं और जो जो चीजें थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर पहली बार आपने ऐसा क्वेश्चन देखा तो आपको एग्जाम के अंदर दिक्कत पैदा कर सकता है। ठीक है, चलिए
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सिनाबार। ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज सिनाबार एंड एक्सप्लेन एंड वेरीफाई, कि आप सिनाबार क्या होता है और आप इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और आपको इसको एक्सप्लेन करें और बताएं। तो सिनाबार आपको पता हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, मरकरी सल्फाइड, HgS को क्या बोला जाता है, सिनाबार बोला जाता है। ये कहां से है, ये आपके अक्रेंस ऑफ मेटल वाले पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है। सर इसको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, कैसे हम एक्सट्रैक्ट करें, इसके अंदर से मेटल है आपका Hg, तो हम यहाँ पर इसको कैसे आपका यहाँ से निकालें, ठीक है। तो इसको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है रोस्टिंग से। कैसे किया जाता है इसको एक्सट्रैक्ट, रोस्टिंग से किया जाता है। सर रोस्टिंग क्या मेथड होता है आपको पता ही है, ठीक है। और इसके अंदर और क्या किया जाता है कि यहाँ पर आपका जब इसको रोस्टिंग की जाती है तो वहां पे अनस्टेबल आपका सल्फेट कंपाउंड बनता है, जो आपकी वहां से क्या निकाल लेता है, सल्फ आपके Hg को वहां से मेटल को निकाल देता है। इस बार आपके कोर्स से जो भी है, इस बार 2000 में अगर 20 और 21 वाले बैच की बात करूं तो यहाँ पे ये एक्सट्रैक्शन वाले टॉपिक आपके मोस्टली डिलेटेड है, बट आप लोगों को आगे जाके अगर किसी और एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो मैंने यहाँ पर आपको करा दिया। क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड की बात किया जाए तो राइट डाउन द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम एंड क्लोरीन। बहुत आसान है, पोटेशियम क्या होता है आपका के, क्लोरीन क्या होता है Cl। तो आपको पता होगा कि पोटेशियम के अंदर अगर आप इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है। तो अगर आप इसका KLM बनाएंगे, KLMN शेल बनाएंगे तो 2881। अगर क्लोरीन का बनाएंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो यानी KLM यानी 287, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ मेटल के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा, तो ये क्या करेगा आपका के अपने अंदर से के प्लस को फॉर्म करेगा और अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। जबकि क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन चाहेगा कि भैया मैं एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लू, Cl माइनस, जिससे इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पर अगर आपको क्या बोला है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो डॉट स्ट्रक्चर बनाना है आप इजीली बना सकते हो। कैसे बनाओगे कि आपके जो आपका पोटेशियम है उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पर क्लोरीन बनाओगे तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, 3 4 5 6 और एक 7, आठवां इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो ये आठवां इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस पोटेशियम से आठवां इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेता है। तो क्या बन जाता है यहाँ पर अगर आप देखें तो के प्लस ब्रैकेट क्लोरीन, और क्लोरीन के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं इसके आसपास, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए यानी क्लोरीन के ऊपर आ गया नेगेटिव, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दिया, इसकी फॉर्मेशन बता दी KCl की क्या होती है, और इसके अंदर आयंस कौन कौन से मौजूद हैं। अगर आप आयंस लिखना चाहें तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सर इसके अंदर पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन मौजूद है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड लिखा है, आपको एग्जाम में शायद पता कि सोडियम क्लोराइड दे दें या फिर आपको मैग्नीशियम क्लोराइड दे दें, तो कुछ भी दे सकते हैं, NaCl MgCl2, तो कुछ भी आपको एग्जाम में आए आप वहां से इजीली इसको कर सकते हैं। क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है किसका, कैल्शियम सल्फर का, मतलब कैल्शियम का और आपको सल्फर का बनाना है। तो यहाँ पर कैल्शियम सल्फाइड बोलते हैं, आपको इसका बनाना है। तो यहाँ पे आपको याद हो तो कैल्शियम की जो वैलेंसी आती है, अगर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना आता है, सर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आता है 20। तो लिख लो सर कैल्शियम 20। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसकी क्या आएगी आपकी, तो 2882। और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, सर इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए। तो अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए तो मतलब ये क्या करेगा कि भैया मैं अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लूं सर, लूज कर लूं, 2 इलेक्ट्रॉन भैया मैं अपने अंदर से निकाल फेंक। सल्फर क्या करेगा, अगर हम सल्फर की बात करें यहाँ पर तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 16 होता है। तो अगर आप क्या करो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, KLM यानी 286। तो ये क्या करेगा कि भैया मैं अपने अंदर कहीं से बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लूं और अपने को क्या कर लूं, स्टेबल कर लूं, अपने को क्या कर लूं बेटा,
स्टेबल कर लूं। तो अगर आप यहाँ पर रिएक्शन लिखना चाहें तो कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम मेटल की तरह एक्ट करेगा और अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और अगर मैं सल्फर की बात करूं तो सल्फर क्या करेगा, सल्फर चाहेगा कि मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लूं, अपना S2 माइनस बना लूं, जिस वजह से मैं स्टेबल हो जाऊं। तो यहाँ पर दोनों केस में जो इनकी वैलेंसी आ रही है, दोनों केस में इनकी वैलेंसी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। दोनों केस में इनकी वैलेंसी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो अगर यहाँ पर मैं पूछूं फॉर्मूला क्या बनेगा इनका, अगर आप फॉर्मूला देखें, यहाँ पर आपसे क्या बोला, इलेक्ट्रॉन आपको ट्रांसफर भी दिखाना तो दिखा दो। कैल्शियम ले लो, कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाओ, और इधर सल्फर बना दो, सल्फर के यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन दिखाओ आप, 6 इलेक्ट्रॉन दिखाओ। आपने 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब ये सल्फर क्या करेगा, अब ये कैल्शियम क्या करेगा सर, कैल्शियम अपने अंदर से इन दोनों इलेक्ट्रॉन को आपके यहाँ पर डोनेट कर देगा। तो बन क्या जाएगा आपका, कैल्शियम 2+, क्योंकि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सर लूज करे हैं, और सल्फर ने आपने यहाँ पर सर, सल्फर ने आपके 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा है, यानी इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज। तो फॉर्मूला आपका क्या बना, CaS, आपका यहाँ पर ये कुछ फॉर्मूला बना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको यहाँ पर आयंस जो मौजूद हैं, आयंस के बारे में बताना है। तो आपने आयंस तो देख ही लिए सर, इसके अंदर एक आपका कैल्शियम 2+ वाला आयन मौजूद है, और एक आपका S2 माइनस वाला आयन मौजूद है। तो ये सर आपके यहाँ पे कुछ आयंस मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमने तीनों क्वेश्चन आपके डिस्कस कर लिए। ये आपको बेटा 3 मार्क्स के अंदर एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आपको मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको NaCl का देखने को मिल सकता है, सेम तीनों चीजें लिख के दे सकता है। आपको मैग्नीशियम क्लोराइड का देखने को मिल सकता है, आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड का देखने को मिल सकता है। तो इनमें से कुछ भी मिले, आप वहां पर इजिली टैकल अब कर सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया, अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं कि यू आर प्रोवाइडेड विद मैग्नीशियम रिबन और सल्फर पाउडर, एक्सप्लेन करो इनकी एक्टिविटीज, कि मेटल ऑक्साइड आपके बेसिक होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड आपके एसिडिक होते हैं। आपको मैंने यहाँ पर एक रूल बताया था याद करने के लिए इन चीज को, कि MOB, एक को याद रखना है बस, MOB मतलब कि मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं, आपके बेसिक नेचर के होते हैं। और दूसरी चीज आप आराम से लिख सकते हो कि नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। अब आपको क्या कह रहा है कि भैया मैंने आपको मैग्नीशियम रिबन दी है और सल्फर पाउडर दिया है, आप मुझे एक ऐसी एक्टिविटी बताओ कि जहां पर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या बोलोगे, बेसिक बोलोगे, और इसको आप क्या बोलोगे, एसिडिक बोलोगे। तो अभी आपको शुरू शुरू में मैंने यही क्वेश्चन कराया था कि आपको वहां पर एक मैग्नीशियम करके कंपाउंड दिया है, मैग्नीशियम को आप मेटल क्यों बोलते हैं वो बताइए, और आप वहां पर सल्फर को आप नॉन मेटल क्यों बोलते हैं, आप वो बताइए। तो आपको एक प्रूफ लिखना था। तो एक्टिविटी आपको यहाँ पर बतानी है। तो आपको सिंपल से है एक्टिविटी, आप कैसे बता सकते हैं कि मैग्नीशियम के अंदर सर ऑक्सीजन को रिएक्ट कराइए। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका यहाँ पर फॉर्म होगा, और उसके बाद आप क्या कीजिए, इसको आप हाइड्रोलिसिस कराइए। तो जो आपको कंपाउंड मिलेगा उसका नेचर क्या होगा, बेसिक, और जो सल्फर के साथ आप ऑक्सीजन रिएक्ट कराइए वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड बनाइए, और इसको अगर आप पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको यहाँ पर सल्फ्यूरस एसिड मिलेगा। और ये सल्फ्यूरस एसिड कैसा होता है बेटा, एसिडिक नेचर का होता है। तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने कराया था तो उसी का पार्ट आपको यहाँ पर पूछा हुआ है। तो मतलब क्वेश्चन वही आपको रिपीट होते हैं एग्जामिनेशन में, बट आपको वहां पर लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है। समझ में आ गया? और अगर आपको एक्टिविटी बोली है, यहाँ पर आप ये वाली चीज बोल सकते हैं, और एक्टिविटी बोली है तो आपने इस एसिड को क्या करा, इस एसिड को आपने लिटमस पेपर के ऊपर डाला। तो लिटमस पेपर के ऊपर एसिडिक नेचर होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है सर, आपका वो वहां पर अब रेड से आपका उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये लिटमस पेपर वाली एक्टिविटी से आप ये बता सकते हैं। तो बहुत सिंपल आपका ये वाला क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है कि आपका एक और है जिसकी ट्रीटमेंट पे आपने ये करा, ये और का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, छोड़ दो, इस साल आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं और वाला। अगला क्या पूछा है कि कॉपर कॉइन को इमर्स किया गया सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में, और इसके अंदर कुछ चेंज आपको दिखाई दिया। आप क्या लिखिए यहाँ पर, बैलेंस इक्वेशन लिखिए, और इसके अंदर जो रिएक्शन आपकी इन्वॉल्व है आप वो लिखिए।
तो यहाँ पर कॉपर की बात की गई है, तो कॉपर को अगर मैं लिखूं तो क्या बोला गया है सर, कॉपर को हमने किसके साथ इमर्स किया गया है, कॉपर को हमने सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का आपका फॉर्मूला क्या होता है सर, AgNO3, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। और आपको क्या कह रहा है कि सर जब हमने इन दोनों को किया तो यहाँ पर क्या चेंजेस आएंगे, तो अगर आपको याद हो तो आपने एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या था कि डाउन द ग्रुप जाते वक्त आपकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती थी कि डिक्रीज, आपको पता है, आपको याद है ना, यहाँ पर आपने पढ़ी थी KNA, केदारनाथ का मेड आलू जरा फीका पकाता है, याद है, केदारनाथ का मेड आलू जरा फीका पकाता है, तो आपने लोगों ने पढ़ी है रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता था कि ये कॉपर क्या करेगा, कॉपर आपका ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर क्या है आपका, मोर रिएक्टिव है, क्या है कॉपर आपका, मोर रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा, इस Ag को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, AgCuNO3 यानी कॉपर नाइट्रेट, और आपका सिल्वर यहाँ पर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कुछ ये रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अगर मैं पूछूं कि ऐसा देखने को आपको क्यों मिला, तो आप क्या बोलेंगे सर, कॉपर आपका ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, इसी वजह से आपको ये रिएक्शन यहाँ पर कुछ देखने को मिली है। और आपको अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर चेंज क्या होगा, तो ये आपका कॉपर नाइट्रेट का जो सोल्यूशन होता है ये कैसे कलर का होता है आपका, ब्लू कलर का ये सोल्यूशन होता है। समझ में आ गया। और पहले कैसा था आपका, ये पहले सिल्वर कलर का सोल्यूशन था, तो सिल्वर कलर का सोल्यूशन किस में चेंज हो जाएगा, आपके ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, आप वहां पर इजिली समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको लिखा है कि आप यहाँ पर रीजन दें कि स्कूल बेल्स जो होती हैं आपकी वो मेटल्स की क्यों बनाई जाती हैं, और जो आपकी इलेक्ट्रिक वायर है वो आपकी कॉपर की क्यों बनाई जाती है। तो स्कूल बेल जो आपकी मेटल्स की क्यों बनाई जाती है, ये आपसे क्वेश्चन आई गेस 2012 में या 13 के अंदर पूछा भी गया है। तो अगर मैं मेटल्स की क्यों बनाई जाती है, क्योंकि आपकी मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप क्या बोलते हैं, सोनरस बोलते हैं। ठीक है, तो मेटल क्या होते हैं आपके बेटा, सोनरस होते हैं, यानी वो आपके आवाज करते हैं। तो अगर मेटल को किसी भी हार्ड चीज से, अगर आप किसी भी मेटल को किसी हार्ड चीज से हिट करोगे तो वहां पर क्या होगा, वो बहुत ज्यादा आपकी साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। तो इसीलिए आपकी स्कूल बेल्स जो होती हैं वो किससे बनाई जाती हैं, मेटल्स की बनाई जाती हैं। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक वायर जो होती है उनको कॉपर से क्यों बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक वायर को हम कॉपर से इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनकी क्या होती है बेटा, ये आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सर इलेक्ट्रिसिटी को आपके बहुत अच्छे कंडक्ट करते हैं, इसीलिए आप क्या यूज करते हैं, कॉपर की बनाते हैं। और अगर आप इलेक्ट्रिक टर्म्स में, मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया हुआ है, तो आप इसकी टर्म्स में बात करें तो सर कॉपर की जो रजिस्टिविटी होती है वो भी कम होती है, और मतलब यानी रजिस्टिविटी, या फिर आप यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं कि सर यहाँ पर कॉपर का आपका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो बस ये वाला थोड़ा सा आपका फिजिक्स की टर्म्स में हो जाएगा, और आप कॉपर क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चीज को आप याद रखिएगा, तो दोनों पॉइंट भी लिख सकते हैं, आपको मार्क्स दोनों में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या बोला है कि डिफाइंड एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल एंड अरेंज द मेटल्स कॉपर और गोल्ड, आयरन, मैग्नीशियम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज। तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज क्या होती है कि सर जिसके अंदर आपकी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं, मतलब अगर आपका सर जो नीचे आ रहा है वो ऊपर वाले को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो आपने एक अरेंज किया था जिसके अंदर, अगर आपको तो केदारनाथ का मेड आपने जहां पे इंक्रीज किया था, तो वहां पे डाउन द ग्रुप जाते वक्त आपकी रिएक्टिविटी सीरीज इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रही थी। ये बात ध्यान रखना कि सर आपकी इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आपके डाउन द ग्रुप जाते वक्त आपकी जो रिएक्टिविटी थी वो डिक्रीज हो रही थी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर गोल्ड की, कॉपर की, आयरन की, मैग्नीशियम की, तो अगर इन सब में बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जो आपका रिएक्टिव होता है वो कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है। उसके बाद आपका कौन आ गया, आयरन, फिर देन फॉलोड बाय कॉपर, और सबसे लास्ट में जो आपका लीस्ट रिएक्टिव होता है वो कौन सा होता है बेटा,
गोल्ड होता है। समझ में आ गया? तो फर्स्ट वाले का आंसर तो अपने को पता लग गया। अगला क्या बोला है कि जब अगर आपने जिंक के कुछ पीसीस को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो आपने वहां पर क्या ऑब्जर्व किया। तो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ रिएक्शन लिखनी है कि आपने जिंक को किस में डाला। जिंक सर आपका सॉलिड था, आपने इसको किस में डाला, कॉपर सल्फेट। क्या फॉर्मूला होता है, CuSO4 एक्वस मीडियम, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अब क्वेश्चन है कि क्या ये रिएक्शन होगी। हाँ जी सर ये रिएक्शन होगी, क्योंकि जिंक आपका कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर जिंक क्या करेगा, आपके कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, जिंक सल्फेट आपकी यहाँ पर बना देगा। और क्या रिएक्शन होगी, जैसे अगर कॉपर सल्फेट की बात करूं तो इसका कलर होता है आपका ब्लू कलर का होता है, और जिंक सल्फेट आपका कैसा होता है बेटा, कलरलेस होता है। ये आपका कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो आपका सॉल्यूशन ब्लू कलर से कलरलेस में चेंज हो जाता है, तो जिससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर आपकी रिएक्शन हुई है। समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर आपने क्या करा, कॉपर सल्फेट लिया ब्लू कलर का और उसमें जिंक डाला, तो आपका सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो आपका कलरलेस बन जाएगा, पर उसके बॉटम के अंदर आपको हल्का हल्का ब्राउन कलर दिखने लग जाएगा। और वो ब्राउन कलर आपको किसकी वजह से दिखता है, आपको कॉपर की वजह से दिखता है। तो सेकंड क्वेश्चन का आपका ये आंसर हो गया। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि सम सिल्वर पीसेस आर पुट इनटू ग्रीन कलर फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। तो सिल्वर क्या है आपका, आपको सिल्वर पता है, सिल्वर क्या होता है आपका AgS, और आपने इसको किस में पुट करा है, इसको आपने पुट करा है ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट यानी FeSO4 के एक्वस लिक्विड में। अब सर ये रिएक्शन आपकी होगी कि नहीं होगी, यहाँ पे आपने कुछ चेंज ऑब्जर्व किया कि नहीं करा, ये आपका ग्रीन कलर था, आपका कुछ होगा, आपके रिएक्शन में कुछ हुआ। तो यहाँ पे मेरा आंसर होगा कि यहाँ पर आपकी कोई भी रिएक्शन नहीं हुई। तो मतलब आपके टेस्ट ट्यूब में ग्रीन कलर ही था, तो वहां पर ग्रीन कलर ही रहा। सर क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो सिल्वर है आपका वो लेस रिएक्टिव है किससे, आयरन से। तो भैया आयरन आपका ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो अपने आप को क्यों डिस्प्लेस करेगा। अगर आपकी मान लो आपकी कोई लड़ाई हो रही है, आप कहीं काम कर रहे हो, आपके आपका बॉस है, तो बॉस ने आपको अगर बॉस है आपका तो आप उसके अंदर काम कर रहे हो, अगर उसको कोई बेस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट मिला आपकी पोस्ट के लिए, तो वो आपको कंपनी से निकालने के लिए टाइम नहीं लगाएगा। बट अगर उसको कोई, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, और कोई 12th क्लास का बच्चा आके बोले कि सर मुझे जॉब दे दो, तो वो जाहिर सी बात है आपको प्रेफरेंस देगा। क्यों, क्योंकि भैया इस बंदे को काम आता है, इस बंदे ने ज्यादा पढ़ाई की हुई है। तो यही आपका एक टेक्निक है कि क्योंकि सिल्वर आपका जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है आयरन से, इसी वजह से ये आपका रिएक्ट नहीं करता। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपके बहुत इजी इजी क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें कि जो एक मेटल होता है उसको केरोसिन के अंदर क्यों रखा जाता है। कौन सा मेटल है जिसको केरोसिन में रखा जाता है, आपको याद है किसको रखा जाता है, सोडियम को रखा जाता है। सर सोडियम को क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम आपका बड़ा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, और अगर इसको एयर की प्रेजेंस में रखा गया तो ये आपका तुरंत रिएक्ट कर जाता है। अगर मैं बात करूं लस्ट्रस नॉन मेटल, नॉन मेटल की बात करो कि जो क्या हो, लस्ट्रस हो। आपको पता है नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब वो चमकते नहीं है। बट एक नॉन मेटल ऐसा है जो आपका चमकता है, एक्सेप्शंस के अंदर आपने पढ़ी हुई है ये चीजें, और उसका नाम क्या है आपका, आयोडीन। सर आयोडीन आपका एक एक्सेप्शन है लस्ट्रस का, जो आपका चमकता है। अ मेटल विच कैन मेल्ट विद केप्ट ऑन पाम, अगर आपने इसको अपने पाम पे रखा और इसको दबाया तो आप इसको आराम से मेल्ट हो जाएगा। तो ये इसका आपने एक एग्जांपल भी देखा होगा जिसका नाम होता है गैलीलियम। आपकी केमिस्ट्री लेबोरेटरी में आपको मिल जाता है, आपके वैसे आपके टीचर आपको दिखाएंगे नहीं, बट इसको हम खेलने के लिए मैं अपने बचपन में यूज किया करता था। मैंने कहा ऐसे आपका एकदम वैसे अगर ऐसे हाथ से दबाया ना तो एकदम लिक्विड में बन जाता था। तो ये आपका उसका एग्जाम्पल है। अगर बात किया जाए कि एक ऐसा मेटल जो आपका पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हो, तो इसका आंसर होगा आपका लेड। लेड आपका क्या होता है बेटा, आपका एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो आज हमने बेटा यहाँ पर 10 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। तो अगर आपको ये समझ में आए हो तो इन सबको रिवाइज करना, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो टिल देन अपना ध्यान रखिए और इसको कवर करके रखिएगा, बाकी नेक्स्ट टाइम पे हम अपने कवर करेंगे।